अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखेंगे। एक तो जस्टिस याया आफरीदी आज भाग गए, इमरान खान की बहनों को फेस करने से भाग गए। झूठे गवाह, झूठे केसेस, गवाहान का वो जो एक पूरा पिंडोरा बॉक्स खुल के सामने आया वो भी बताएंगे। माफ़ी मांगो वरना निज़ाम एक मैसेज दे रहा है इमरान खान को कि माफ़ी मांगे वरना जिस तरह आज आपका केस रफा दफा हो गया इसी तरह केसेस को हम आगे पीछे कर देंगे और आपके केसेस नहीं सुने जाएंगे। एक बड़ी गारंटी के हवाले से खबर आ रही है। और जापान का दौरा, करोड़ों का दौरा, करोड़ों की चीज़ें पहनकर ये दौरा, अवाम का इसमें क्या फ़ायदा, पैसा अवाम का, मज़े हुक्मरानों के, तमाम तर चीज़ों पर बहुत इंपॉर्टेंट है, बात करेंगे। आगाज़ करेंगे आज एक इंपॉर्टेंट केस, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। जस्टिस याया आफरीदी ने ये केस सुनना था। जस्टिस याया आफरीदी के दाएं बाएं 2 जजेस थे, 3 जजेस ने मिलकर सुनना था। 4 बार ये केस पोस्टपोन हो चुका है 9 मई के हवाले से। जस्टिस याया आफरीदी ने 19 अगस्त को ये कहकर पोस्टपोन कर दिया कि डॉक्यूमेंट्स नहीं पढ़े, मेरी तैयारी नहीं है। मतलब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, मुल्क का सरबराह, मुल्क की तमाम अदालती बॉडी का सरबराह, उन्होंने कहा कि मेरी तैयारी नहीं है, डॉक्यूमेंट्स पढ़े नहीं है। आज के ऊपर मामला आया और आज जब कमरा अदालत खचाखच भरा हुआ था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडरान थे वो भी मौजूद थे, क्योंकि अलीमा खान ने कल बाकायदा शिकायत की थी कि हम तो जाते ही हैं, 12 से 13 लोग होते हैं, इसके अलावा ये बड़ा अहम केस है इमरान खान का, लिहाजा वहां पर सब मौजूद हो। तो आज खचाखच भरा हुआ था कमरा अदालत, लेकिन सुबह सुबह पता चला कि प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार अब्बास नकवी जो हैं, उनको कोई फूड पॉइजनिंग हो गई है, वो बीमार पड़ गए हैं। अब वो वाक़यतन ये उनको सुबह बताया गया है या उन्हें हो गई, ये तो मैं और आप जानते हैं ना, ये निज़ाम के तरीके और हथकंडे यही है। एक जानिब सोहेल बड़ाइच से कॉलम्स लिखवाए जा रहे हैं माफ़ी के हवाले से, एक जानिब चौथी बार जो समाअत आज लगी, मुकर्रर हुई, उसमें जुल्फ़िकार अब्बास नकवी साहब नहीं थे। जब वो नहीं थे तो सलमान सफदर ने कहा कि इनफ इज़ इनफ। उन्होंने याया अफरीदी साहब को कहा कि सर बहुत हो गया, अब आप मुझे सुन लें। जब जुल्फ़िकार अब्बास नकवी यानी प्रोसिक्यूटर आ जाएंगे तो आप उनको भी सुन लीजिएगा। याया अफरीदी साहब जो हैं वो आगे से उन्होंने कहा कि मैं नहीं सुनूंगा, मैं पहले प्रोसिक्यूशन को ही सुनूंगा, उसके बाद आपको सुनूंगा। पहले प्रोसिक्यूशन को सुनूंगा, देखूंगा कि क्या प्रोसिक्यूशन मुझे शहबाज रिजवी और तारिक बाजवा के फैसलों को क्यों ना माना जाए, उसके ऊपर कायल कर सकती है या नहीं, उसके बाद मैं आपको सुनूंगा। पहले मैं प्रोसिक्यूशन को सुनूंगा। ये अदालती स्टैंडर्ड्स हैं। याया अफरीदी से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मैंने कल भी कहा था, मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोक कर याया अफरीदी साहब को लाया गया, तो याया अफरीदी से हम क्या और एक्सपेक्ट कर सकते हैं अदालती हालात को लेकर? कोर्ट रिपोर्टर से आप बात करें तो वो सब हंसकर यही कहते हैं कि याया अफरीदी के हवाले से आप क्या और समझते हैं? उनको जो लाए हैं, जिन्होंने उनको इस नशस्त पर बिठाया है, वो उनकी ऑब्वियसली अकॉर्डिंगली चलेंगे। तो बाकायदा तौर पर याया अफरीदी साहब ने कहा कि मैं पहले प्रोसिक्यूशन को सुनूंगा, उसके बाद आपको सुनूंगा। जिस पर सलमान सफदर साहब ने कहा कि आपसे इमरान खान की जो बहनें वो कुछ बात करना चाहती है, फैमिली आपसे मुखातिब होना चाहती है, रोस्टम पर आना चाहती है, जिस पर याया फरीदी ने इस्तदा मुस्तरद कर दी क्लियर कट। उन्होंने कहा कि वो नहीं सुनेंगे और वो ऐसी कोई भी रोस्टम पर आने की दावत उनको नहीं देंगे। तो ये इस वक्त पूरे का पूरा निज़ाम है। तो याया अफरीदी साहब दोबारा पूरी दुनिया की हेडलाइंस में होंगे, अच्छे तरीके से नहीं होंगे। किस तरीके से होंगे ये मैं और आप सब जानते हैं। यानी वो किसी किस्म का जो है वो लचक दिखाना तो बहुत दूर की बात है, वो लचक तो कानून में दिखाई नहीं जाती, राइट या रॉन्ग होता है। लेकिन वो जिस तरीके से चल रहे हैं, उन्होंने बाकायदा कहा कि मैं अलाउ नहीं करता, यानी मैं नहीं सुनना चाहता, मैं फैमिली को अलाउ नहीं करता कि वो रोस्टम के ऊपर आए। ये इस वक्त आपकी अदालत के हालात हैं। दूसरी जानिब वो जो 9 मई के गवाहान है, वो जो पुलिस वाले हैं, वो जब आज इस्लामाबाद की अदालत के बाहर खड़े थे, रिपोर्टर्स ने उनको पकड़ लिया। रिपोर्टर्स ने पूछा कि ये आप लोग कोई मेज़ के नीचे छुपा हुआ था, कोई कहा जाता है सोफे के नीचे छुपा हुआ था और 9 मई की साजिश हो रही थी, ज़मान पार्क और सब कुछ। तो उन्होंने कहा कि कौन कह रहा है ये बात? ये सब कुछ अकॉर्डिंग टू पॉलिसी हो रहा है। उनका जो आगे से जवाब था वो था कि सब कुछ अकॉर्डिंग टू पॉलिसी हो रहा है। अब ये किसकी पॉलिसी है? हमारे मुल्क में कैसी-कैसी पॉलिसियाँ बनने लग गई हैं। ये वो गवाहान हैं जिनकी गवाही के ऊपर लोगों को 10-10 साल सज़ा हुई है। मतलब मज़ाक नहीं है कोई। लोगों की ज़िंदगियाँ, लोगों के फ्यूचर्स, लोगों की जवानियाँ बर्बाद हो गई हैं। हैदर मजीद किस हाल में बाहर निकला है, हसन न्याज़ी किस हाल में अंदर है, इबाद फ़ारूक जिस तरह से 2 साल बाद बाहर आ गया, लेकिन उसका बेटा पीछे, ये कोई आम केसेस नहीं है। 9 मई के केसेस लगाकर आपने जो हालात लोगों को जितना तंग किया, आपने 9 मई के नाम के ऊपर जितना टॉर्चर लोगों को किया है, लोगों के दिलों में जितना डर और खौफ बिठाने की कोशिश की है, जब फिर भी डर नहीं बैठा, फिर आपने 26 नवंबर जैसा वाकया किया है, बिल्कुल खुलेआम गोलियां चला दी हैं। तो लोगों के अंदर डर खौफ तो आप पैदा नहीं कर सकते ना ऐसे। लेकिन ये झूठे गवाहान, झूठे केसेस ये साबित कर रहे हैं कि केस कितना कमजोर है रियासत का, और रियासत को एक फेस सेविंग चाहिए। रियासत अपना चेहरा बचाना चाह रही है, रियासत अपने मुंह पर जो कालक मली हुई है इतनी बुरी तरह से, उसको धोना चाह रही है, लेकिन इस तरीके से धुल नहीं पाएगी। यानी गवाहान आप देखिए, वो कह रहे हैं सब कुछ अकॉर्डिंग टू पॉलिसी हो रहा है। एक जानिब लोगों को 10-10 साल कैद की सजाएं सुना दी गई हैं, इमरान खान जेल में पड़ा हुआ है, जिस तरीके से जो हालात आगे चल रहे हैं। दूसरी जानिब आप कह रहे हैं, आपके गवाहान कह रहे हैं, जिनको आपने कहा है जी ये फलाना फलाना शख्स जो है ये सोफे के नीचे बैठे हुए तमाम तर कॉन्वर्सेशन सुन रहे थे कि धावा बोला जाएगा और हालात अमन अमान की सिचुएशन को ख़राब किया जाएगा। ये इस वक्त पूरी की पूरी स्टैंडिंग है।
ये मैं ज़्यादा शायद बोल गई हूँ, लेकिन ये मॉरल स्टैंडिंग इन केसेस की। एक जानिब सोहेल बड़ाइच से आर्टिकल्स लिखवाए जाते हैं माफ़ी के, दूसरी जानिब निज़ाम कह रहा है इमरान खान को कि माफ़ी मांगो वरना केस नहीं लगने देंगे, माफ़ी मांगो वरना। अब वो कैद तन्हाई में है वो शख्स, तकरीबन पिछले 3, वैसे तो बहुत टाइम से इमरान खान के जो करीबी लोग हैं, अक्टूबर से उनसे उनकी मुलाकातें उनके ज़ाती मौलद से, डॉक्टर से नहीं करवाई जा रही, बहनों से मुलाकात नहीं होने दी जा रही। जिस तरीके से अब ट्विटर के ऊपर भी पैगामात कुछ-कुछ सेंसर होकर आ रहे हैं, ये मैं और आप हम सब जानते हैं। बड़ी खबर है कि इमरान खान ने भी दी है, उन्होंने ये ऐलान किया जिसको सलमान अकरम राजा साहब तस्दीक कर रहे हैं कि एक तो महमूद खान अचरजई को उन्होंने अपोजिशन लीडर के तौर पर नामजद किया है और सेनेट में उन्होंने आजम सवाती को नामजद किया है। अगर तो सेनेट में वाकईतन इमरान खान ने आजम सवाती को नामजद किया है तो इमरान खान कुछ सीख नहीं पाए। महमूद खान अचरजई एक बहुत अच्छी ऑप्शन है, एक दलेर आदमी है। इमरान खान के साथ जितना वो खड़े हैं शायद ही कोई और खड़ा हो अपनी पार्टी के लोगों में से। ऑल्दो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में भी वो आगे थे, लेकिन अकल आ गई सियासत के वक्त में और अब जिस तरीके से वो आगे आके और उसूल के ऊपर खेल रहे हैं उसकी तायद करना बनती है। लेकिन आजम सवाती के हवाले से पार्लिमानी कमेटी से जो बातें निकल कर आती हैं, आजम सवाती को क्या नामजद करना चाहिए था, तो इमरान खान अपनी गलतियों से कितना सीख पाए। और जहां तक फैसला होना था कि पार्टी इलेक्शंस में जाएगी ज़िमनी इंतखाबात में या नहीं, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल फैसला था। इस हवाले से तमाम सीनियर रिपोर्टर्स का इस्लामाबाद में यही कहना है कि एस्टैब्लिशमेंट के अंदर एक हलचल थी, एक खलबली थी कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़िमनी इंतखाबात में नहीं जाती तो निज़ाम को लेजिटिमेसी नहीं मिलेगी। आप बताएं कितना वोटर निकल कर जाएगा पोलिंग स्टेशन के ऊपर अगर पीटीआई ही इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर रही। अगर पीटीआई का उम्मीदवार नहीं उतरा तो कितने लोग जाएंगे। लिहाजा ये जो फैसला करवाए, अब ये फैसला इमरान खान ने अपनी सियासी कमेटी पर छोड़ दिया कि वो बैठकर फैसला करे। तो सियासी कमेटी क्या फैसला करेगी मैं और आप जानते हैं। सियासी कमेटी तो स्ट्रेट अवे कहेगी हमें इलेक्शंस में जाना चाहिए। सियासी कमेटी ऐसा कोई फैसला कर सकती है जिससे एस्टैब्लिशमेंट मुश्किल में पड़े या जो एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ या उनके मूड के खिलाफ जा रहा हो। तो इमरान खान तो पहले कह चुके हैं कि आपको नहीं चलना चाहिए, नहीं इलेक्शंस में जाना चाहिए। तो इलेक्शंस लड़ने का जो ये फैसला है पीटीआई का, ये बहुत गलत होगा। यानी ये निज़ाम आपको धक्के मार मार के बार बार निकाल रहा है। आपका उम्मीदवार इतना मुश्किल तरीन इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख का लड़कर आया, पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ एक इलेक्शन लड़कर आया, लड़कर मतलब अवाम लड़कर आई। एक बड़ा पुरअमन आप कह लें इनकलाब था जो 8 फरवरी 2024 को आया। लेकिन उसके बाद अब उन्होंने आपको निकाल दिया, निज़ाम से बाहर किक आउट कर दिया। आप दोबारा उसी निज़ाम में जाना चाह रहे हैं, दोबारा उसी निज़ाम तले, उसी इलेक्शन कमिश्नर तले, उसी उन्हीं सुप्रीम कोर्ट्स के नीचे, उसी निज़ाम के जो ऊपर बैठे हुए किरदार उनके नीचे आप दोबारा इलेक्शंस में जाना चाह रहे हैं। तो इससे आपको हासिल असूल क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर सोचना। अब बहरहाल सियासी कमेटी पर डाला है, सियासी कमेटी क्या फैसला करेगी हम जानते हैं। सियासी कमेटी से याद आया, बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं कि हमसे बहुत गलतियां हुई हैं, 9 मई गलत था, दोबारा नहीं होना चाहिए। चेयरमैन पीटीआई के नाम से अब खबरें चलेंगी टीवी के ऊपर, लेकिन ये एक्टिंग चेयरमैन है। दरअसल चेयरमैन कौन है पीटीआई का, असल में पीटीआई कौन है, और इमरान खान पीटीआई है और पीटीआई इमरान खान है। तो बैरिस्टर गौहर की बात की कितनी वक़्त है, लेकिन ऐसी खबरें लगाकर, ऐसे जुमले बुलवाकर बस कोई लोग अपनी तस्कीन करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले मैंने आपके साथ जो खबर शेयर करनी है वो है जी मरियम नवाज का एक जापानी दौरा है, उस पर बात करेंगे। लेकिन पहले ये जो गारंटी की बात हो रही है, सिद्दीक जान साहब कह रहे हैं महमूद खान अचरजई ने एक मीटिंग में पीटीआई क़यादत की मौजूदगी में कहा, मैं मौलाना फजलुर रहमान और सारे तहरीक इंसाफ वाले आज कुरान मजीद पर हाथ रखें और ये अहद करें कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ कोई राब्ता नहीं करेगा तो इस तहरीक की कामयाबी की गारंटी मुझसे ले लें। ये सिद्दीक जान की खबर कि उन्होंने कहा कि कोई राब्ता अगर ना करे तो गारंटी है। लेकिन ये हम सब जानते हैं, ये इमरान खान भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि कौन कौन जो ग्राउंड पर है, किस किस के राब्ते कहाँ कहाँ हैं। और उसी की बाइस मैं आपको एक बात बताऊँ, बड़ा क्लियरली, बड़ा वाजे है, निज़ाम ने तो खान को जेल में रखा हुआ ही है, लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ग्राउंड से भी कुछ लीडरशिप ऐसी है जो जो मिली हुई है और जिसके बायस ये सब कुछ इस तरीके से हो रहा है। अब एक जापान का दौरा हो रहा है और रोज़ उस दौरे के हवाले से हमारे पास तस्वीर आती हैं, बाकायदा ब्रीफ किया जाता है या बाकायदा इश्तिहारात चलवा दिए जाते हैं। कभी योकोहामा सेंटर का दौरा, कभी होंडा के शोरूम्स का दौरा, जिधर भी दफातर में जाया जाता है। मुझे समझ नहीं आ रही योकोहामा या होंडा के दफातर में जा जाकर दौरे करने से, वहाँ मुलाकातें करने से पाकिस्तान की आवाम को क्या मिलेगा। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब का रुख अभी तक सैलाब ने नहीं किया, अभी तक बहुत बेहतरी है। मरी के कुछ इलाके ज़रूर लैंडस्लाइडिंग की भी आज मैं खबरें पढ़ रही थी कश्मीर पॉइंट के ऊपर, लेकिन केपी के में जो हालात हैं, लेकिन जो हालात कल कराची के बने हुए थे, केपी में तो पहाड़ी इलाकों में हुआ ना, पहाड़ी इलाकों में क्लाउड बर्स्ट हुआ, पहाड़ी इलाके, गाँव के इलाके कुछ बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है। कराची मरकजी मेन कराची, मेन शहर, दुनिया के कुछ बड़े शहरों में से एक शहर, सनती बैकबोन, आपकी इंडस्ट्रियल बैकबोन, वो जिस तरीके से कल पानी में डूब गई। कराची तो ऑब्वियसली कराची की आवाम, तो क्या इस पर क्या ही कहा जाए, लेकिन ऑब्वियस सी बात है इस पर पीपल्स पार्टी ही जवाबदेह बनती है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है, मुल्क में सैलाबी सूरत हाल है, इस तरह की कैफियत है,
जापान का दौरा हमें क्या देगा? योकोहामा, होंडा सेंटर्स का विजिट करना, वहाँ की तस्वीर सामने आना, और फिर एक तस्वीर ऐसी सामने आई है जिसमें कहा जा रहा है कि जापान के वजीर खारजा से मरीम नवाज की मुलाकात हुई है, लेकिन वो जापान के वजीर खारजा तो नहीं है। तस्वीर तो ऐसा बिल्कुल नहीं बताती। और फिर जो वहाँ पर ड्रेसअप जिस तरीके से किया जा रहा है, ड्रेसिंग सेंस और किसी की अपनी, उस पर हम कमेंट नहीं कर सकते, किसी की पर्सनल लाइफ है, लेकिन अवाम यहाँ पर जिस हाल में है, मैं और आप सब जानते हैं। बिजली के बिलों के लिए हमने बाकायदा स्टोरीज की, कवर की, किस तरीके से लोग बिलक रहे हैं। हमने देखा कि एक नौजवान लड़का पंजाब के किसी गांव में उसने खुदकुशी कर ली और उसकी जेब से उसके कर्जों की पर्ची निकली, सिर्फ 2.5 लाख रुपया उसका कर्जा था, जिसके बायस उसने प्रेशर में आके खुदकुशी कर ली। लेकिन यहाँ पर आपकी, मेरी, हम सब की वज़ीर आला पंजाब ने 36.6 मिलियन की घड़ी पहनी हुई है। एंड आई के नॉट इवन प्रोनाउंस इस ब्रांड का नेम एक्यूरेटली कि ये कौन सा ब्रांड है जिसकी घड़ी इन्होंने पहनी हुई है। यानी पाकिस्तान के अंदर आवाम की क्या हालत है। 40% से नीचे जो 40% तक जो लोग हैं वो गुर्बत की लकीर से भी नीचे जा चुके हैं। गुर्बत की लकीर से नीचे जाना मीन्स के यू डोंट हैव एक टाइम की रोटी अवेलेबल, एक वक्त की रोटी भी, एक तो होता है हैंड टू माउथ होना, यानी गुर्बत की लकीर 40% लोग, मैंने एक वक्त की रोटी भी उन्हें नसीब नहीं है, एक साफ सुथरे वॉशरूम भी उन्हें गालिबन नसीब नहीं है, साफ पीने को पानी नसीब नहीं है। 36.6 मिलियन की घड़ी एक पहनी हुई है। यानी ये जो इश्तेहारात पे पैसे आप लगा रहे हैं, ये जो आप अपने बनने ठन्ने पर पैसे लगा रहे हैं, इससे आप बहुत सारी गरीब बच्चियों की शादियां करा सकते हैं पंजाब में, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आप स्कॉलरशिप्स के शुरू कर सकते हैं, बहुत कुछ किया जा सकता है। पंजाब की खबर ही है, ट्रिब्यून की खबर है, मैं आपके सामने रखूं, 10 मिलियन किड्स इन पंजाब आउट ऑफ स्कूल, 1/3 चिल्ड्रन ड्रॉप आउट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, यूनिसेफ रिपोर्ट। मेरी रिपोर्ट नहीं है, आपकी रिपोर्ट नहीं है, पाकिस्तान की किसी सोशल मीडिया के इदारे की रिपोर्ट नहीं है, ये यूनिसेफ की रिपोर्ट है। 10 मिलियन बच्चे पंजाब के स्कूलों से बाहर हैं, प्राइमरी एजुकेशन से बाहर निकाल लिए जाते हैं, फीसें नहीं भर सकते उनके पेरेंट्स। चाइल्ड लेबर का आगाज यहीं से होता है। ये जो 36 मिलियन है, ये जो बड़े बड़े दौरे हैं, ये सब कुछ है, ये अवाम को जापान का दौरा क्या देगा, ये इतना सब कुछ, ये यहाँ पर एक सवाल है, ये अवाम को भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि वोट आपने बेशक इन सब लोगों को नहीं दिया, कामरान टिसोरी वाली बात नहीं दिया, फिर भी आके बैठ गए आपके सरों पर, लेकिन अब मुकाबला किस तरह किया जाए, वोट तो आपका नहीं माना गया ना, तो पुरअमन तरीका कौन सा है इसके अलावा और जिससे मुकाबला किया जा सकता है। अवाम को भी अब सोचने की शायद बहुत जरूरत है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक का इजहार करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह के